अभी सोचा है, आंखें माँ जैसी, नाक पापा जैसी, आखिर ऐसा होता क्यों है? हम अपने भाई बहनों से मिलते तो हैं, पर बिल्कुल उनकी कॉपी नहीं होते। चलिए आज हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। और इसका जवाब कोई इत्तेफाक या संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे है पक्का साइंस। तो चलिए आज इसी साइंस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जरा अपने कान को छूकर देखिए। जो कान का निचला हिस्सा है, जिसे ईयर लोब कहते हैं, क्या वो जुड़ा हुआ है या अलग से लटक रहा है? ये जो चीज़ है ना, इसे कहते हैं एक ट्रेट यानी लक्षण। ये एक ऐसी खासियत है जो हमें विरासत में मिलती है, और ऐसे ही न जाने कितने हजारों लक्षण मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हमें। तो इस पूरी पहेली को सबसे पहले सुलझाने का क्रेडिट जाता है ग्रेगर मेंडल को। उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। उनके मटर के पौधों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स ने सच पूछो तो साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन मेंडल का तरीका इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था? आखिर उन्होंने ऐसा क्या अलग किया? वो पहले इंसान थे जिन्होंने बायोलॉजी को सिर्फ देखने के बजाय मैथमेटिक्स के जरिए समझा। उन्होंने हर एक जनरेशन के पौधों के ट्रेड्स का, मतलब लक्षणों का, बहुत डिटेल में रिकॉर्ड रखा, उनकी गिनती की, और बस यही उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज था। उनका एक्सपेरिमेंट सुनने में बड़ा सिंपल था, लेकिन आगे जाकर देखेंगे कितना ब्रिलियंट था। उन्होंने क्या किया? शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने मटर के पौधों को क्रॉस पॉलिनेट कराया। फिर उन्होंने देखा कि इससे जो पहली जनरेशन यानी F1 पैदा हुई, उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद उन्होंने F1 जनरेशन के पौधों को आपस में ही सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, और फिर इंतजार किया दूसरी जनरेशन यानी F2 के नतीजों का। और जो नतीजा आया ना, वो काफी हैरान करने वाला था। पहली जनरेशन में सारे के सारे पौधे लंबे थे, एक भी पौधा बौना नहीं था। ऐसा लगा जैसे बौनेपन का ट्रेट, मतलब वो लक्षण, जैसे कहीं गायब ही हो गया हो। तो फिर सवाल ये उठा कि आखिर वो बौनापन गया कहाँ? क्या वो ट्रेट हमेशा के लिए खत्म हो गया था? मेंडल रुके नहीं, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा, और जो उन्हें आगे पता चला वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और ये देखिए, दूसरी जनरेशन में वो बौनापन वापस आ गया, और सिर्फ वापस ही नहीं आया, बल्कि एक बिल्कुल साफ, एक खास पैटर्न में वापस आया, ठीक 3:1 के रेशियो में। मतलब हर 4 पौधों में से लगभग 3 लंबे थे और 1 बौना। तो इसका मतलब साफ था, बौनेपन का लक्षण गायब हुआ ही नहीं था, वो तो बस पहली जनरेशन में कहीं छिपा हुआ था। और इसी 3:1 के रेशियो ने मेंडल को उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी तक पहुंचाया, डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स का कॉन्सेप्ट, यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो डोमिनेंट ट्रेट, जैसा कि नाम से ही साफ है, डोमिनेंट करता है। यह वो ट्रेट है जो अपना असर दिखाता ही दिखाता है। अगर लंबेपन का एक भी जीन, जिसे हम कैपिटल T से दिखाएंगे, मौजूद है, तो पौधा लंबा ही होगा, सिंपल। और दूसरी तरफ है रिसेसिव यानी अप्रभावी लक्षण। आप इसको थोड़ा शर्मीला समझ सकते हैं। ये तभी सामने आता है जब कोई डोमिनेंट जीन उसको दबाने के लिए मौजूद न हो। जैसे बौनापन, वो तभी दिखेगा जब पौधे में उसके दोनों जीन, मतलब स्मॉल t, मौजूद होंगे। अच्छा, इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। देखिए, अगर पौधे में दोनों जीन डोमिनेंट है, यानी कैपिटल T, तो पौधा लंबा होगा। अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, यानी कैपिटल T, स्मॉल t, तब भी पौधा लंबा ही होगा, क्योंकि वो कैपिटल T, स्मॉल t पर हावी हो जाएगा। पौधा बौना सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, जब उसके पास दोनों ही जीन रिसेसिव हों, यानी स्मॉल t। तो ठीक है, हमने रूल्स तो समझ लिए, डोमिनेंट, रिसेसिव सब ठीक है, लेकिन ये मैजिक सेल के अंदर आखिर होता कैसे है? एक इनविजिबल कोड कैसे डिसाइड करता है कि पौधा लंबा होगा या हमारी आंखों का रंग कैसा होगा? चलिए अब इसके पीछे की मशीनरी को देखते हैं। इसका जवाब हमारे डीएनए में है। आप डीएनए को लाइफ की एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह समझ सकते हैं, और इस मैनुअल के अलग अलग चैप्टर्स हैं, जीन्स। हर एक जीन में एक खास प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश होता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन जैसा है। जीन एक खास प्रोटीन बनाने का ऑर्डर देता है। वो प्रोटीन, जैसे कि कोई एंजाइम, एक हार्मोन बनाने में मदद करता है, और फिर वो हार्मोन डिसाइड करता है कि पौधा लंबा होगा या बौना। तो सीक्वेंस क्या है? जीन से प्रोटीन और प्रोटीन से ट्रेट। ये है पूरा रास्ता।
लेकिन ये जीन्स ऐसे ही अकेले नहीं घूमते रहते। वो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र नाम के धागों में टाइटली पैक्ड होते हैं और हमें इन क्रोमोसोम्स का एक पूरा सेट अपनी माँ से मिलता है और दूसरा सेट अपने पिता से। बस इसी वजह से हमारे पास हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं जो हम सबसे जुड़ा है। किसी बच्चे का बायोलॉजिकल सेक्स यानी लिंग कैसे डिसाइड होता है? ये भी क्रोमोसोम्स और हेरिडिटी का ही एक कमाल है। देखिए, हम इंसानों में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के होते हैं। इनमें से जो 22 जोड़े हैं वो तो मर्दों और औरतों में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। सारा फर्क आखिरी यानी 23वें जोड़े में है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम XX कहते हैं, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है जिसे हम XY कहते हैं। तो अब सिंपल मैथ्स है, माँ से तो बच्चे को हमेशा X क्रोमोसोम ही मिलेगा क्योंकि उनके पास सिर्फ X ही हैं, लेकिन पिता के पास X और Y दोनों हैं, तो वो अपने स्पर्म के जरिए या तो X दे सकते हैं या Y। अब अगर पिता से X क्रोमोसोम आया तो X और X मिलकर XX बन जाएगा यानी संतान लड़की होगी, और अगर पिता से Y क्रोमोसोम आया तो X और Y मिलकर XY बन जाएगा यानी संतान लड़का होगा। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बच्चे का बायोलॉजिकल सेक्स इस बात से तय होता है कि उसे पिता से कौन सा क्रोमोसोम विरासत में मिला है, X या Y। ये बिल्कुल एक 50-50 चांस है जिसे नेचर का एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट रूल कंट्रोल करता है। तो मेंडल के मटर के पौधों से शुरू करके हम अपने क्रोमोसोम्स तक आ गए। एक लंबा सफर था, लेकिन इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्यों हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता लाइफ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? तो चलिए सभी चीजों को जल्दी से समेट लेते हैं। हमने सीखा कि ट्रेट्स या लक्षण जीन्स से आते हैं। ये जीन्स डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ ट्रेट्स दिखते हैं और कुछ छिपे रहते हैं, और ये जीन्स क्रोमोसोम्स पर सवार होकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाते हैं। यही वो सिस्टम है जो हमें अपने परिवार जैसा भी बनाता है और उनसे अलग, बिल्कुल यूनिक भी बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही जो वेरिएशन है, यही जो विभिन्नता है, वही एवोल्यूशन या विकास की बुनियाद है। सोचिए, ये एक ही सिस्टम 2 कितने कमाल के काम करता है। एक तरफ ये हमें हमारे पूर्वजों से जोड़कर कंटिन्यूटी बनाए रखता है, और दूसरी तरफ वेरिएशन पैदा करके हर एक इंसान को बिल्कुल अनोखा बनाता है। ये सिस्टम हमारे अतीत की कहानी भी है और हमारे भविष्य की स्क्रिप्ट भी। और आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर यही छोटे छोटे वेरिएशंस, यही विभिन्नताएं हैं जो लाखों सालों में स्पीशी को बदल देती हैं, तो सोचिए आज हम लोगों के बीच जो जेनेटिक वेरिएशन मौजूद है वो आने वाले समय में भविष्य के इंसानों को कैसा बनाएगी। इस पर जरूर सोचना।